ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक इंसान को ऐसी खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है जिसके चारों ओर दूर दूर तक बस पानी ही पानी है और यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाया। लेकिन ये आदमी इस जेल से सुरंग बनाकर भागने की कोशिश करता है और वहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी नाव में कुछ लोग टापू की तरफ जा रहे होते हैं। ये सब लोग मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं और इनके कैप्टन की हालत बहुत खराब है, इसलिए ये टापू पर जाकर उसका इलाज करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक आदमी इनको देख रहा होता है। जब ये लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं तो दो लोग नाव से नीचे उतर जाते हैं, जिनमें से एक का नाम मॉन्टेग्यू है और दूसरे का नाम एडमंड है। ये दोनों जिस टापू पर उतरे हैं इसका नाम अल्बा है। अचानक एडमंड को अंग्रेज सिपाही दिखाई देते हैं। एडमंड उन सबको अपनी तरफ बुलाने के लिए हवा में गोली चलाता है, लेकिन अंग्रेज सिपाही गुस्से में उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। तभी मोंटेगो एक सिपाही को गोली मार देता है और दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिपाही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब सिपाही मॉन्टेग्यू और एडमंड पर तलवार से हमला करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर सब अंग्रेजों को अधमरा कर देते हैं। और जैसे ही दोनों वहां से निकल रहे थे, उनके सामने नेपोलियन बोनापार्ट नाम का आदमी आ जाता है। एडमंड उसको पूरी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। वो आदमी उनके कैप्टन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। अब एडमंड अपने दोस्त मॉन्टेग्यू का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू नहीं होता तो वो सिपाही उसको जान से मार देते। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट फिर से आ जाता है। नेपोलियन एडमंड को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है और नेपोलियन एडमंड से कहता है कि तुमने जो अपने कैप्टन की जान बचाने के लिए कोशिश की, उसने मेरे दिल को छू लिया है। तभी नेपोलियन एडमंड को एक लेटर देता है और कहता है ये तुमको मेरे दोस्त मिसियो क्लेरिन तक पहुंचाना होगा, और साथ में ये भी बोलता है कि तुम इस लेटर के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हारे दोस्त मॉन्टेग्यू को भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन ये सब मॉन्टेग्यू देख लेता है। अब एडमंड वापस अपने कमरे में जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद एडमंड और मॉन्टेग्यू का कैप्टन मर जाता है। ये देखकर एडमंड बहुत दुखी होता है। अब एडमंड और उसके दोस्त नाव लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह वो अपनी शिपिंग कंपनी पहुंच जाते हैं और अपने कैप्टन की लाश को जहाज से नीचे उतारते हैं। इसके बाद वो अपनी शिपिंग कंपनी के हेड मोरेल के पास जाता है और मोरेल को एडमंड की इस कोशिश पर नाज होता है। वो एडमंड को शिप का नया कैप्टन बना देता है। ये सुनते ही एडमंड खुशी में वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। तभी क्लेरियन एडमंड को ढूंढते हुए मोरेल के पास आ जाता है, लेकिन तब तक एडमंड वहाँ से निकल चुका होता है। अब सीन कट होता है और हमें एडमंड की गर्लफ्रेंड मर्सिडीज को दिखाया जाता है। मोंटेगो मर्सिडीज के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो उसके साथ गुलू गुलू करना चाहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि मर्सिडीज एडमंड से बहुत प्यार करती है। तभी एडमंड वहाँ आ जाता है। वो भागते हुए आता है और मर्सिडीज को गले लगा लेता है। बाद में एडमंड बताता है कि वो शेरियन का कैप्टन बन गया है। ये सुनकर मॉन्टेग्यू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है। एडमंड और मर्सिडीज एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ अंग्रेज सिपाही आते हैं और एडमंड को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो सिपाही एडमंड को मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट एडमंड को कहता है अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे वो लेटर दे दे। एडमंड सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है वो लेटर अभी भी मेरे पास है, और क्योंकि किसी ने अभी तक मुझसे वो लेटर मांगा ही नहीं। इसके बाद एडमंड लेटर मजिस्ट्रेट को दे देता है। मजिस्ट्रेट अब एडमंड को कहता है तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे ही एडमंड जाने लगता है वो उसे रोक लेता है और कहता है ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। इतना बोलकर वो लेटर को जला देता है, क्योंकि उस लेटर में नेपोलियन ने अपने भागने के प्लान लिख रखा था। इसके बाद मजिस्ट्रेट एडमंड को कहता है कि तुमको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, मैं तुमको मेरी बगी से घर पहुंचा दूंगा। एडमंड अनजाने में उस बगी में बैठ जाता है। कुछ सिपाही उसको लेकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दो सिपाही एडमंड को बगी से नीचे उतारते हैं। तभी एडमंड एक सिपाही को धक्का देकर पानी में गिरा देता है और एक घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है, लेकिन 3 सैनिक उसका पीछा करते हैं। लेकिन एडमंड किसी तरह बचकर अपने दोस्त मॉन्टेग्यू के घर पहुंच जाता है। एडमंड अपने दोस्त को सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन मॉन्टेग्यू कहता है मुझे पहले से ही सब कुछ पता था, क्योंकि मैंने नेपोलियन को तुम्हें लेटर देते हुए देख लिया था और मैंने उस रात वो लेटर पढ़ा था। फिर मैंने ये सारी बातें मजिस्ट्रेट को बता दी। इसके बाद मॉन्टेग्यू एडमंड को तलवार की नोक पर रोक देता है ताकि वो उसे सैनिकों के हवाले कर सके। फिर मॉन्टेग्यू कहता है कि ये सब मैंने मर्सिडीज को पाने के लिए किया है। अब तुम जाओगे जेल और मैं मर्सिडीज के साथ गुलू गुलू करूंगा। ये सब सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पीछे से एक तलवार निकाल लेता है और मॉन्टेग्यू पर हमला करता है। लेकिन मॉन्टेग्यू तलवारबाजी में बहुत खतरनाक होता है। वो एडमंड की तलवार छीन लेता है और उसको जख्मी कर देता है। इतनी देर में सैनिक वहाँ आ जाते हैं और एडमंड को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में मिसियो क्लेरियन उस मजिस्ट्रेट के पिता है। मजिस्ट्रेट और उसकी पत्नी वेलेंटिना क्लेरियन को समझाते हैं कि वो ऐसे कामों में दखल ना दे, लेकिन क्लेरियन बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। उधर सिपाही एडमंड को नाव से जेल ले जा रहे होते हैं। इस जेल के चारों ओर दूर दूर तक बस पानी ही पानी होता है, इसलिए यहाँ
वहां से आज तक कोई कैदी जिंदा भाग नहीं पाया है। जैसे ही नाव एक टनल के अंदर जाती है, वहां सामने से 2 सैनिक आते हैं। वो दोनों सैनिक एडमंड को जेल के ऊपर वाले फ्लोर में ले जाते हैं। अब एडमंड की मुलाकात जेलर से होती है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है, सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे झूठे आरोपों में यहाँ भेज दिया गया है। जेलर उसे ध्यान से देखता है और शांत आवाज में कहता है, मुझे पता है, अगर तुमने सच में कोई अपराध किया होता तो तुम्हें देश के अंदर की किसी जेल में भेजा जाता। इस दूर वाली जेल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया हो। लेकिन यह कहने के तुरंत बाद ही जेलर एडमंड को जंजीर से लटका देता है। फिर 2 गार्ड एडमंड का शर्ट ऊपर कर देते हैं और जेलर एडमंड को बेरहमी से पीटता है और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देता है। उस कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा था और एक बहुत छोटी सी खिड़की। यह दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था और वह भी तब जब जेलर बिना किसी वजह के कैदियों को पीटने आता था। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एडमंड का दोस्त मर्सिडीज को लेकर मजिस्ट्रेट के पास आता है। वहाँ पर मर्सिडीज एडमंड के बारे में पूछती है। तब मजिस्ट्रेट कहता है कि उसके पास एक लेटर मिला जिसमें खुफिया जानकारी थी और उसने हमको बताई नहीं। जब हमारे सैनिक उसको गिरफ्तार करने गए तब उसने हमारे एक सैनिक को मार दिया था। लेकिन मर्सिडीज कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट एडमंड पर झूठे आरोप लगाता है और कहता है उसको भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। ये सुनकर मर्सिडीज बहुत दुखी होती है। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एडमंड का दोस्त मजिस्ट्रेट के पास वापस जाता है और कहता है, अब जल्दी से जल्दी एडमंड को मार दो ताकि मेरे और मर्सिडीज के बीच कोई नहीं आए। अब सीन कट होता है और हमें एडमंड को दिखाया जाता है जो अपनी कोठरी में सो रहा होता है। तभी गार्ड उसके लिए खाना लेकर आता है। वो चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरा कसूर क्या है। लेकिन इस जेल का एक ही नियम है, जो एक बार अंदर आ गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मर्सिडीज को गलत लेटर दिखाए जाते हैं और एडमंड का दोस्त उसके करीब आने लग जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अकेलेपन में बंद एडमंड का दिमाग टूटने लगा। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखकर भगवान से न्याय की प्रार्थना की। हर दिन वह उम्मीद करता कि शायद कोई चमत्कार होगा और वह आजाद हो जाएगा। लेकिन साल गुजरते गए और उसे समझ आने लगा कि उसकी हालत पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। यह सोचकर वह अंदर से टूटने लगा। दुख और अकेलेपन ने उसे पूरी तरह घेर लिया। पूरे 12 साल इस जेल में बिताने के बाद एडमंड का भगवान पर से भी विश्वास उठ गया। अब उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी अंधेरी कोठरी में खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। उसकी कोठरी का फर्श धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यह देखकर एडमंड बुरी तरह डर गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई भूत आ गया हो। डरते डरते वह पीछे हट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर आ रहा है। वह अब्बे फारिया आदमी था। अब्बे नीचे वाली मंजिल का कैदी था और वह पिछले 5 सालों से एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत का अजीब खेल देखिए, वह सुरंग सीधे एडमंड की कोठरी में आकर खुल गई। ये ऐसा था जैसे भगवान ने खुद कोई संकेत दिया हो। अब्बे को देखकर एडमंड बहुत खुश हुआ। इतने सालों बाद उसे बात करने के लिए कोई मिला था, क्योंकि अकेलेपन ने उसे लगभग पागल कर दिया था। थोड़ी देर बाद अब्बे उत्साह से एडमंड को अपनी कोठरी में बुलाता है। एडमंड बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे अकेले बैठकर दीवारों पर पत्थर से निशान बनाकर दिन नहीं गिनने पड़ेंगे। जैसे ही एडमंड अब्बे के कमरे में पहुंचता है, वह हैरान रह जाता है। अब्बे का कमरा बाकी कोठरियों से बिल्कुल अलग था। वह किसी अच्छे होटल के कमरे जैसा लग रहा था। वहाँ बैठने के लिए कुर्सियां थीं और अलमारियों में ढेर सारी किताबें रखी थीं। अब्बे एडमंड से वादा करता है, अगर वह सुरंग खोदने में उसकी मदद करेगा तो वह उसे बाकी समय में पढ़ाएगा और सिखाएगा। एडमंड के पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वह तुरंत मान जाता है। दोनों सुरंग खोदने की तैयारी करने ही वाले थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है। डर से कांपते हुए एडमंड तुरंत अपनी कोठरी में वापस भागता है और कचरे की टोकरी तैयार करने लगता है, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर आने ही वाला था। इस जेल में कोठरी का दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कचरा लेने के लिए और दूसरी बार खाना देने के लिए। और यहीं से एडमंड की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। अब इसके बाद बाकी का पूरा दिन खाली रहता था। यही वजह थी कि दोनों के पास सुरंग खोदने के लिए बहुत समय था और उन्हें पकड़े जाने का डर भी नहीं रहता था। एक दिन अब्बे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा। फिर उसने एक पत्थर पर चोट मारी जिससे चिंगारी निकली। उस चिंगारी से उसने बालों में आग लगाई और उसी आग से एक मोमबत्ती जला दी। अब अंधेरे में भी उन्हें काम करने के लिए रोशनी मिल गई। इसके बाद किसी तरह दोनों फिर से सुरंग में घुस गए और खुदाई शुरू कर दी। नीचे जगह बहुत कम थी, इसलिए काम करना आसान नहीं था। सांस लेना भी मुश्किल था। अब्बे ने अंदाजा लगाया कि अगर वे इसी रफ्तार से काम करते रहे तो बाहर की दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते समय एडमंड को अब्बे की एक किताब से पता चला कि अब्बे पहले बहुत कुशल तलवारबाज थे। यह जानकर एडमंड जिद पर अड़ गया। उसने साफ कह दिया, अगर अब्बे उसे तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे तो वह सुरंग खोदना बंद कर देगा। अब एडमंड की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी जिद देखकर अब्बे मान गए और उसे लड़ाई की कला सिखाने को तैयार हो गए। अब्बे ने उसे
समझाया कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति होती है। उन्होंने एक तरीका सोचा। कमरे की छत से गिरती पानी की बूंदों के पास खड़े होकर अब्बे ने अपना हाथ इतनी तेजी से निकाला कि उसका हाथ गीला भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन तुम एक सच्चे योद्धा बन जाओगे। इसके बाद अब्बे फिर से खुदाई करने लगे और एडमंड लगातार अभ्यास करता रहा। अब्बे ने दरवाजे से लकड़ी के तख्ते तोड़े और एक नकली तलवार बना दी। अब असली ट्रेनिंग शुरू हुई। जब तलवारबाजी की प्रैक्टिस खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई करता। अब उसका पूरा दिन 3 कामों में गुजरता था, पढ़ाई, सुरंग की खुदाई और तलवारबाजी का अभ्यास। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी बहुत बेहतर हो गई। अब्बे ने देखा कि एडमंड अब उनसे भी अच्छा तलवारबाज बन चुका था। बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि अब्बे पहले स्टैडिया नाम के एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करते थे। उनके मालिक ने बहुत धन कमाया था, लेकिन नेपोलियन ने अब्बे को कैद कर लिया ताकि वह जान सके कि खजाना कहाँ छिपा है। ये सुनकर एडमंड गुस्से से भर गया, क्योंकि वह भी कभी नेपोलियन का समर्थक था। दोनों को ही विश्वासघात की वजह से कैद किया गया था। दिन बीतते गए और सुरंग खोदने का उनका काम उन्हें हर दिन आजादी के करीब ले जा रहा था। फिर एक दिन सुरंग में उन्हें पेड़ों की जड़ें दिखाई दी। इससे अब्बे समझ गए कि वे जमीन की सतह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये जानकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक सुरंग जोर जोर से हिलने लगी और एक भयानक आवाज के साथ मिट्टी और पत्थर उन पर गिर पड़े। अब्बे उसके नीचे दब गए। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाने शुरू किए और किसी तरह अब्बे को बाहर निकाला। तभी उन्हें पता चला कि वे गलत दिशा में खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उनसे कोई गलती हो गई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने का डिब्बा भी गिर गया था। अब्बे बुरी तरह घायल हो चुके थे। एक भारी पत्थर उनकी छाती पर गिरा था। उनके फेफड़ों को गंभीर चोट लगी थी और वह किसी भी पल मर सकते थे। अपने आखिरी पलों में अब्बे ने कमजोर आवाज में एडमंड से कहा कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब छिपी है और उस किताब के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। जब एडमंड ने देखा तो उसे वही खजाने का नक्शा मिला, जिसके कारण अब्बे को कैद किया गया था। नक्शा देखकर एडमंड स्तब्ध रह गया। मरने से पहले अब्बे ने एडमंड से वादा करवाया कि वह इस खजाने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा और जहाँ तक हो सके बुराई से दूर रहेगा। एडमंड ने उनसे वादा किया और कुछ ही देर बाद अब्बे फारिया ने आखिरी सांस ले ली। एडमंड की आंखों में आंसू थे। अब्बे की मौत के बाद उसे फिर से वही गहरा अकेलापन महसूस होने लगा। तभी एक पहरेदार खाना लेकर आया। एडमंड तुरंत दीवार के पीछे छिप गया। पहरेदार ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे शक हुआ, इसलिए वह अंदर देखने आया। जैसे ही उसने अब्बे का शव देखा, वह डर गया और तुरंत अपने सीनियर को बताने भाग गया। इधर एडमंड ने जल्दी से सुरंग का रास्ता बंद किया और वापस अपनी कोठरी में आकर छिप गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने साथियों के साथ वापस आए। उन्होंने अब्बे के शव को एक बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छिपा सब देख रहा था और बस उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड वहाँ से चले गए, एडमंड चुपचाप कमरे में आया। उसने अब्बे के शव को ध्यान से देखा और अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने तुरंत अब्बे के शव को हटाया और खुद उसकी जगह बॉडी बैग में घुस गया। कुछ समय बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ शव लेने आया। क्योंकि जेल एक सुनसान द्वीप पर थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शव को समुद्र में फेंक दिया जाएगा। इसी बीच एक गार्ड एडमंड की कोठरी में खाना देने गया। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे शक हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन वहाँ एडमंड की जगह अब्बे का शव पड़ा था। यह देखकर वह जोर से चिल्लाया और वार्डन को बुलाने भागा। उधर वार्डन जल्दी काम खत्म करना चाहता था। उस दिन तेज हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, इसलिए कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वार्डन गार्ड की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एडमंड ने अचानक उसकी चाबियां छीन ली। अचानक हुए इस झटके से वार्डन का संतुलन बिगड़ गया और वह एडमंड के साथ सीधे समुद्र में गिर गया। पानी में गिरते ही एडमंड ने तुरंत चाबियों से खुद को खोल लिया। जब वह तैरकर ऊपर आया तो उसने वार्डन की तरफ देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर जल रहा था और उसने बिना दया किए वार्डन को समुद्र में डुबो दिया। इसके बाद बिना पीछे देखे एडमंड गहरे समुद्र की ओर तैरता चला गया। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वह खुद को एक द्वीप पर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ कैसे पहुंचा और कैसे जिंदा बच गया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं था। उसके सामने समुद्री डाकुओं का एक समूह बैठा था जो चुपचाप उसे देख रहे थे। एडमंड को लगा कि अब उसका अंत होने वाला है, लेकिन समुद्री डाकुओं के सरदार लुइगी ने उसे एक मौका दिया। लुइगी ने कहा, अगर एडमंड को जीना है तो उसे अपने गद्दार दोस्त जैकब से लड़ना होगा। वैसे भी वे जैकब को जिंदा दफनाने वाले थे। अगर जैकब जीत गया तो वह फिर से समुद्री डाकुओं के दल में शामिल हो जाएगा और एडमंड को मार दिया जाएगा, लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैकब तलवारबाजी में बहुत तेज था, लेकिन एडमंड ने जो तकनीक अब्बे से सीखी थी वह उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। जैकब ने कई बार हमला किया, लेकिन वह एडमंड को छू भी नहीं पाया। जैसे ही सही मौका मिला, एडमंड ने बिजली की तरह तेज वार किया और जैकब को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसे मारने के बजाय एडमंड लुइगी की तरफ मुड़ा और बोला, देखो, हम दोनों तुम्हारे काम आ सकते हैं। हम उपयोगी लोग हैं, हमें बिना वजह क्यों मारना? अच्छे समुद्री डाकू आसानी से नहीं मिलते।
एडमंड की बहादुरी और दयालुता देखकर लुइगी खुश हो गया। उसने दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कप्तान को अपनी पूरी कहानी बता दी, कैसे उसे झूठे आरोप में कैद किया गया, कैसे उसने सालों जेल में बिताए और कैसे वह बदला लेना चाहता है। यह सब सुनकर कप्तान ने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। याकूब भी अब एडमंड के साथ हो गया। क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए याकूब ने वादा किया कि वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगा। एडमंड ने याकूब से एक नाव का इंतजाम करने को कहा। उस रात एडमंड चुपचाप अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके पुराने मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। फिर एडमंड को पता चला कि उसके जेल जाने के बाद उसके पिता दुख से मर गए थे। यह सुनकर एडमंड अंदर से टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसे पता चला कि उसका पुराना दोस्त मॉन्टेग्यू ही वह आदमी था जिसने उसे फंसाया था, और उसी ने उसकी मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली थी। अब एडमंड के दिल में बदले की आग और तेज जलने लगी। अगले दिन एडमंड और याकूब उस द्वीप की तरफ निकल पड़े जहां नक्शे में खजाने का निशान बना था। उन्होंने पूरे द्वीप को छान मारा, हर जगह खोजा, लेकिन खजाना नहीं मिला। तभी एडमंड को शक हुआ कि शायद खजाना पानी के नीचे छिपा है। वह नक्शे में दिखाए गए स्थान के पास बने एक भूमिगत तालाब में कूद गया। नीचे जाकर उसने कई पुराने संदूक देखे। जैसे ही उसने एक संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोना ही सोना भरा था। याकूब खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने जितना सोना उठा सकते थे नाव में भर लिया, लेकिन पूरा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी, और एडमंड को नहीं पता था कि वह जहाज कैसे मिलेगा। अब उसके दिल में खुशी से ज्यादा बदले की आग जल रही थी। उसने तय किया यह सारा धन सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होगा, बदला। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा और शानदार घर खरीदा। फिर उसने खुद को फ्रांस के एक नए अमीर रईस के रूप में पेश किया। उसने अपने महल में एक भव्य दावत रखी और आसपास के सभी रईसों को बुलाया। उसकी शाही जिंदगी, उसकी दौलत और उसकी स्टाइल की चर्चा हर जगह होने लगी। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन सच में एडमंड यह सब सिर्फ एक वजह से कर रहा था, अपने गद्दार दोस्त मॉन्टेग्यू का ध्यान खींचने के लिए। मॉन्टेग्यू उस दावत में आया, लेकिन बिना बात किए ही चला गया। इसी बीच याकूब ने एडमंड को बताया कि मॉन्टेग्यू का एक बेटा है, अल्बर्ट। अब एडमंड ने एक नया प्लान बनाया। उसने एक खूबसूरत महिला और अपने कुछ लुटेरे साथियों के साथ मिलकर अल्बर्ट के अपहरण का नकली नाटक रचा, ताकि वह खुद को उसका रक्षक दिखा सके। और यह योजना काम कर गई। अल्बर्ट को लगा कि इस अमीर रईस ने उसकी जान बचाई है। वह बहुत आभारी हुआ। उसने एडमंड को अपने आने वाले जन्मदिन की दावत में बुलाया और आने की विनती की। एडमंड ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, जैसे वह आना नहीं चाहता, लेकिन फिर मान गया। पार्टी के दिन अल्बर्ट ने अपने पिता मॉन्टेग्यू का परिचय एडमंड से कराया। 13 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन मॉन्टेग्यू उसे पहचान नहीं पाया। एडमंड का चेहरा, उसकी पहचान, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। जब मर्सिडीज ने उसे देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। वह पहली नजर में उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर एडमंड ने अपने बालों को उसी खास तरीके से छुआ और घुमाया जो वह पहले किया करता था। बस उसी पल मर्सिडीज समझ गई, ये कोई और नहीं, एडमंड ही है। ये उसकी पुरानी आदत थी और वही उसकी पहचान बन गई। एडमंड जानता था कि मॉन्टेग्यू को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। उसने कहा कल एक जहाज 100 किलो सोना लेकर आने वाला है। इसके बाद उसने मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड से कहा कि वह सभी कानूनी दिक्कतें हटा दे ताकि पुलिस कोई परेशानी न करे। लेकिन विलफोर्ड एक भ्रष्ट आदमी था और उसका पुलिस पर पूरा कंट्रोल था। एडमंड की बात सुनकर विलफोर्ड और मॉन्टेग्यू ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि सोना एडमंड तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाएगा और सारा खजाना वे खुद रखेंगे। मॉन्टेग्यू ने कहा कि वह एक ऐसे आदमी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। असल में यही वे 3 लोग थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को फंसाकर जेल भेजा था, और अब एडमंड ने जानबूझकर उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया था। पार्टी के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की गाड़ी में आ गई। वह रो रही थी। उसने बताया मॉन्टेग्यू ने उससे झूठ बोला था। उसने कहा था कि एडमंड को फांसी दे दी गई है। एडमंड समझ गया कि यह सच अगर बाहर आ गया तो उसकी पूरी बदले की योजना टूट सकती है, इसलिए उसने मर्सिडीज से कहा अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। कुछ समय बाद एडमंड का जहाज लूट लिया गया। यह काम उसी आदमी ने किया जो पहले उसे जेल भेजने वालों में शामिल था। एडमंड के अंदर बदले की आग और भड़क उठी। उस आदमी को लगा था कि उसने जहाज आसानी से लूट लिया, लेकिन तभी गार्ड आ गए और उसे पकड़ लिया। वह भागने लगा, लेकिन तभी एडमंड वहाँ पहुँच गया। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ज्यादा तेज था। एडमंड ने उसे मारने से पहले उसके गले में फंदा डाल दिया। फिर एडमंड ने अपनी असली पहचान बता दी ताकि वह जान सके कि वह क्यों मर रहा है और किस गुनाह की सजा पा रहा है। अब एडमंड का अगला निशाना था मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले इसी आदमी ने एडमंड को नेपोलियन के पत्र वाले मामले में फंसाया था। सच ये था कि विलफोर्ड का अपना पिता नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन सत्ता पाने के लालच में विलफोर्ड ने अपने ही पिता को मरवा दिया और उसका दोष एडमंड पर डाल दिया। यही वजह थी कि एडमंड को जेल में सड़ना पड़ा। लेकिन इस बार खेल उल्टा था। एडमंड ने चालाकी से बातों बातों में विलफोर्ड से सब कुछ कबूल करवा लिया। विलफोर्ड को लगा एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस पहले से कमरे में छिपी
छिपी हुई थी और सब कुछ सुन रही थी। और उसी वक्त पुलिस ने विलफोर्ड को गिरफ्तार कर लिया। उधर मोंटेग्यू अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वह भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसने सच बता दिया, अल्बर्ट मोंटेग्यू का बेटा नहीं है, वह एडमंड का बेटा है। जब मोंटेग्यू ने मर्सिडीज से शादी की तब वह पहले से ही गर्भवती थी। यही वजह थी कि उसने शादी के लिए हाँ कहा था। यह सुनकर मोंटेग्यू गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। वह भागता हुआ उस किले में पहुंचा जहां उसने सारा चुराया हुआ खजाना छिपा रखा था। लेकिन जब उसने संदूक खोले तो वे सोने से नहीं रेत से भरे थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिरी संदूक में उसे सिर्फ एक छोटा सा डिब्बा मिला। ठीक उसी समय एडमंड वहां आ गया। अब मोंटेग्यू को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। गुस्से में उसने तुरंत तलवार निकालकर एडमंड पर हमला कर दिया, लेकिन मोंटेग्यू एडमंड का मुकाबला नहीं कर सका। एडमंड अब पहले वाला इंसान नहीं था। उसने बहुत आसानी से मोंटेग्यू को निहत्था कर दिया और उसे दीवार से सटा दिया। अब बस आखिरी वार बाकी था। जैसे ही एडमंड वार करने वाला था, अल्बर्ट बीच में आ गया। उसने कहा, मैं अपने पिता को इस तरह मरने नहीं दूंगा। इसी मौके का फायदा उठाकर मोंटेग्यू ने चुपके से एक छिपी हुई बंदूक निकाली और उसमें बारूद और गोलियां भर लीं। तभी मर्सिडीज दौड़ती हुई आई और उसने एडमंड को रोक लिया। उसने सच बता दिया, अल्बर्ट उसका नहीं, एडमंड का बेटा है। ये सुनकर एडमंड पूरी तरह हैरान रह गया। उसी पल मोंटेग्यू ने एडमंड पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह सही निशाना लगा पाता, जैकब ने बिजली की तेजी से चाकू फेंका। गोली चली, लेकिन एडमंड को नहीं लगी। गोली जाकर मर्सिडीज के कंधे में लग गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मोंटेग्यू वहाँ से भाग निकला। एडमंड तुरंत उसके पीछे दौड़ा। मोंटेग्यू अपने घोड़े पर चढ़ गया और एडमंड पर टूट पड़ा। इस झड़प में एडमंड की तलवार गिर गई और एक पल के लिए लगा कि मोंटेग्यू भारी पड़ जाएगा, लेकिन आखिरकार एडमंड ने उसे गिरा दिया और इस बार उसने जानलेवा वार कर दिया। मोंटेग्यू की वहीं मौत हो गई। सालों से जल रही बदले की आग आखिरकार शांत हो चुकी थी। इसके बाद एडमंड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ उस द्वीप पर वापस गया जहां उसने अपने जीवन के 13 साल जेल में बिताए थे। वहां जाकर उसे अपने गुरु अब्बे फारिया की याद आई। आखिर में एडमंड ने पूरा द्वीप खरीद लिया ताकि कोई भी इंसान फिर कभी वह दर्द न झेले जो उसने झेला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।